आइए अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले पदक विजेता शूटर मनु भाकर की, जो कि खेलों की महाकुंभ पेरिस ओलंपिक में देश को 2 ब्रॉन्ज मेडल दिलवाने के बाद वतन वापस लौट आई हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका और उनके कोच जसपाल राणा का जोरदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर बेटी को रिसीव करने के लिए खुद मनु के माता पिता पहुंचे थे। और अब तक भारत ने पेरिस ओलंपिक में 3 मेडल जीते हैं और ये तीनों ही मेडल शूटिंग इवेंट में आए हैं। पदक विजेता बेटी के स्वागत में फूल भी बरसाए गए, ढोल नगाड़े भी बजाए गए और तो और कांधों पर उठाकर स्वागत भी किया गया। जश्न और उत्साह की तस्वीरें दिल्ली एयरपोर्ट से आई हैं, जहां शूटर मनु भाकर के देश पहुंचने पर स्वागत करने वालों और बधाई देने वालों का तांता लग गया। बेटी के स्वागत में कोई फूलों की माला लेकर आया, कोई फूलों का गुलदस्ता, तो कोई पदक विजेता बेटी के प्ले कार्ड लेकर आया। कड़ी सुरक्षा के बीच जब शूटर मनु भाकर एयरपोर्ट से बाहर आई तो लोग उनकी एक झलक पाने को बेताब दिखे। इस दौरान किसी ने इस ऐतिहासिक पल को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया और किसी ने मनु के साथ सेल्फी ली। इस जोरदार वेलकम को देख मनु और उनके कोच बेहद खुश हुए और दोनों ने ही विक्ट्री साइन दिखाकर अपनी खुशी जताई। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर मन्नू का स्वागत T3 एयरपोर्ट पे हुआ है शानदार तरीके से। और उनके साथ आप देख सकते हैं कोच जसपाल राणा भी है। पेरिस ओलंपिक में शानदार तरीके से उन्होंने एक नहीं 2 मेडल जीता था। ये भी कहा जा रहा है कि मन्नू जो है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 15 अगस्त के टाइम पर जितने भी मेडलिस्ट हैं सारे वहाँ पर मौजूद रहेंगे। मन्नू आपको बता दें क्लोजिंग सेरेमनी के लिए इंडिया के फ्लैग बेरर भी हैं और आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा खुश है मन्नू घर वापस आकर। हरियाणा के झज्जर की रहने वाली शूटर मनु भाकर ने विमेंस इंडिविजुअल 10 मीटर एयर पिस्टल में और मिक्स्ड इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। खास बात यह है कि वो एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं। पदक विजेता बेटी की इस उपलब्धि पर आज मनु के माता पिता बहुत खुश हैं। बेटी की घर वापसी पर परिवार वालों ने सबसे पहले मनु को उनके मनपसंद आलू के पराठे खिलाए। कितने खुश हैं आप? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ मैम। वो तो आप लोगों को मेरे चेहरे पे दिख रहा होगा मैं कितनी खुश हूँ। और मुझे सबसे ज्यादा बड़ी खुशी इस चीज की है कि आज जो प्यार, एक जो ग्रैंड वेलकम जो मनु का हुआ वो उम्मीद से ज्यादा था। कि उम्मीद थी कि होगा कुछ, इतना कुछ होगा मैंने पहली बार देखा है, तो काबिल तारीफ है। पूरा गांव उठ के आ गया, उसकी उम्मीद थी आपको? हाँ थी कि वो तो आएंगे, लेकिन आजू बाजू में भी इतने लोग आएंगे वो मुझे आइडिया नहीं था। इतना जो प्रेम मनु से करते हैं वो सब, तो उन सब का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। और ये प्रेम और आशीर्वाद हमेशा आप लोग बनाए रखें। कौन सा वाला ज्यादा स्पेशल था? पहला वाला क्योंकि पहला ओलंपिक मेडल था, या दूसरा वाला ज्यादा स्पेशल था? कौन सा ज्यादा दिल के करीब है? आई थिंक दोनों के लिए ही काफी ट्रेनिंग की थी और काफी मेहनत की थी, तो मैं एक को ऐसे नहीं बोल सकती कि ये स्पेशल है या फिर ये स्पेशल नहीं है। दोनों की वैल्यू अपने आप में बहुत ऊंची है और आई थिंक काफी एफर्ट लगा है यहाँ तक आने के लिए, तो दोनों ही स्पेशल हैं। और एयरपोर्ट पे बारिश के बावजूद इतने सारे लोग थे, मेरी फैमिली से, गांव से, हमारी जगह से, तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुई और काफी ओवरवेल्म सा फील कर रही थी, बट काफी अच्छा लगा। मनु के इस मुकाम तक पहुंचने में उनके कोच जसपाल राणा ने भी अहम भूमिका निभाई। यही वजह है कि मनु की तरह ही मनु के कोच जसपाल राणा का भी जोरदार स्वागत एयरपोर्ट पर हुआ। कोच जसपाल राणा भारतीय निशानेबाजी के इतिहास का जाना माना चेहरा हैं। जानकारी के मुताबिक जब वो 18 साल के थे तब भारत सरकार ने उन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा था और बाद में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। लेकिन आज मनु की डबल मेडल वाली इस कामयाबी पर वो बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। मनु का जिस तरह से सफर रहा है टोक्यो ओलंपिक से पेरिस ओलंपिक्स तक, सर किस तरह से इस सफर को डिफाइन करेंगे? देखिए टोक्यो ओलंपिक भी अपनी जगह सही था, क्योंकि जो वहाँ से एक कुछ कर गुजरने का
एक वो ठोकर लगी और फिर करने का जज्बा आया, वो भी काफ़ी हैंडी रहा। बट डेफिनेटली मनु की बहुत मेहनत थी एंड सबका बहुत साथ रहा, और सब प्रॉब्लम्स के बावजूद भी अगर आज हम इस मकाम को पा सकें और देश के लिए 2 मेडल ला सकें, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और 2028 ओलंपिक से क्या उम्मीद रहेगी? मनु पे प्रेशर रहेगा, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई रहेगी? वो तो हमेशा रहती है खिलाड़ी पे, और आई थिंक अगर आप नीरज पे देखेंगे तो उस पर भी है, लेकिन ही इज डूइंग सो वेल एंड मैं उम्मीद करता हूं कि वो कम से कम हिंदुस्तान के लिए एक और गोल्ड लेके आए। इस बार के पेरिस ओलंपिक में अब तक 3 मेडल भारत को मिले हैं और ये तीनों ही मेडल शूटिंग इवेंट्स में आए हैं। दिल्ली से शाजिया अब्बास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और मनु भाकर की वतन वापसी के बीच आज पेरिस ओलंपिक से एक ऐसी खबर आई जिससे रेसलिंग में भारत के गोल्ड मेडल जीतने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। दरअसल रेसलर विनेश फोगाट को ओवरवेट के चलते डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। विनेश को 50 किलो कैटेगरी में आज फाइनल खेलना था, लेकिन मैच से पहले लिए गए वजन में उनका वजन ज्यादा पाया गया, जिसके बाद उन्हें डिस्क्वालीफाई घोषित किया गया। बताया जा रहा है कि करीब 100 ग्राम ज्यादा वजन निकला था। ऐसे में हम आपको ये बताते हैं कि आखिर रेसलिंग में वजन को लेकर नियम क्या कहते हैं। ओलंपिक में कुश्ती के खिलाड़ियों के वजन को लेकर जो नियम है, उनके मुताबिक सबसे पहले हर रेसलर को मैच से पहले सुबह वजन मापने की प्रक्रिया से गुजरना होता है। साथ ही उसका मेडिकल चेकअप भी होता है और ये पूरी प्रक्रिया करीब 30 मिनट की होती है। बगैर मेडिकल जांच के किसी भी पहलवान का वजन नहीं मापा जा सकता। कुश्ती के मुकाबले 2 दिन होते हैं। ऐसे में दूसरे दिन सिर्फ वही पहलवान भार मापने जाते हैं जो या तो रेपचेज में या फिर फाइनल में पहुंच चुके होते हैं। ये पूरी प्रक्रिया भी करीब 15 मिनट तक चलती है। इस दौरान एथलीट को सिर्फ सिंगलेट जर्सी को ही पहनना होता है, यानी कि वो ड्रेस जिसे पहनकर वो कुश्ती लड़ते हैं। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के अफसर ही वजन मापते हैं और इस पूरी प्रोसेस की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाती है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के अफसरों की सहमति के बाद ही कोई खिलाड़ी रिंग में उतर सकता है। इस बीच खबर यह है कि जैसे ही विनेश को इवेंट से डिस्क्वालीफाई किया गया, उसके बाद अचानक से विनेश फोगाट की तबीयत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल भर्ती करवाया गया। हालांकि चिंता की फिलहाल कोई बात नहीं है। पता यह भी चला है कि विनेश डिहाइड्रेशन का शिकार हो गई थी और इसीलिए उन्हें अस्पताल में ले जाना पड़ा। महावीर जी द्रोणाचार्य अवार्डी रहे हैं, विनेश फोगाट के गुरु रहे हैं। अमूमन जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है ये या अवैध हो जाना होता है, ये अमूमन किन किन बातों पर होता है? देखिए, ये जो ना जो अगर ड्रॉप में फंस जाए, जिस तरह वजन का है, ये ऐसी चीज, बस ये 2 ऐसी चीज हैं, या कोई इसके ऊपर एलिगेशन लग जाए, तो ये 2-3 चीज हैं जिससे डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। अच्छा, अमूमन अब इसके बाद कोई रास्ता होता है? अगर जैसे सरकार ने कहा है कि वो बात करेगी। देखिए, ये तो जो वहाँ जो कमेटी है, जो कुश्ती जो फेडरेशन जो लड़वा रही है, सिर्फ फेडरेशन जो अध्यक्ष हैं सिर्फ वही कर सकते हैं। वो सरकार के वो नहीं, जो सरकार के अगर माने जो दबाव हो तो कर सकते हैं। आप सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर सरकार से होगा तो मैं अपील करूंगा सरकार से। मेरे साथ इस वक्त हैं संजय सिंह, जो कि रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। सर, सबसे पहले तो आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, क्योंकि मेडल तो यहाँ पक्का था। मेडल 100% पक्का था और गोल्ड मेडल था। आपके पास कोई अभी तरीका है? क्योंकि देखिए, जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको लग रहा है अभी भी कुछ उम्मीद है, अभी भी 6-7 घंटे बचे। अभी हम लोगों ने वहाँ मेल कर दिया है पूरे उसके साथ एक बना करके, और बाकी उस पर देखिए वो क्या कार्रवाई करते हैं। फिर आगे हम लोग अभी केस में भी जा सकते हैं। एक चीज़ ये कही गई कि देखिए, बड़ी कोशिश की गई उनका वेट कम करने के लिए। आलम ये आ गया था यहाँ तक कि डिहाइड्रेट होके हॉस्पिटल में उन्हें रखना पड़ा। तो कोशिश पूरी की थी आप? कोशिश पूरी कोशिश की गई कि किसी तरह से उनका वेट आ जाए, क्योंकि लास्ट 100 ग्राम पे आके वेट रुक गया, उसके बाद वेट नहीं कम हो पाया। आगे बढ़ते हैं बांग्लादेश से जुड़ी खबर, जहां पर अभी हालात जस के तस बने हुए हैं। हिंसा का दौर अभी भी जारी है। ऐसे में वहां पर फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और इन्हीं प्रयासों के तहत ही बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित भारतीय उच्चायोग में गैर जरूरी सेवाओं में काम करने वाले 199 कर्मचारियों और उनके परिवारों के सदस्य भारत लौट आए हैं। हालांकि उच्चायोग में सभी भारतीय राजनयिक ढाका से ही काम कर रहे हैं।
आरक्षण के मुद्दे पर बांग्लादेश में भड़की हिंसा का दौर थम नहीं रहा। वहां अभी भी आगजनी, तोड़फोड़ और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस हिंसक प्रदर्शन का खामियाजा वहां फंसे भारतीयों और अल्पसंख्यकों को भी भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में भारत सरकार भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। सरकार की इस कोशिश का ही नतीजा है ये 190 भारतीय ट्रक ड्राइवर जो कूच बिहार के चंगराबंधा इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के रास्ते बांग्लादेश से भारत लौटे हैं। इस काम में बीएसएफ और कूच बिहार पुलिस ने इन 190 ट्रक ड्राइवरों की सकुशल वापसी में अहम भूमिका निभाई। अभी जो सिचुएशन है, हम लोग को इधर जो लैंड पोर्ट है, इस लैंड पोर्ट से डेली ट्रक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो अराउंड मेरा 200 ड्राइवर एंड ट्रक्स बांग्लादेश की तरफ था। तो हम लोग एज ऑफ नाउ 190 ड्राइवर्स को इंडिया रिटर्न बैक। इन ट्रक ड्राइवरों के अलावा वो लोग भी बांग्लादेश में फंसे हुए हैं जो टूरिस्ट वीजा पर वहां गए थे। भारतीय अधिकारियों की मदद से ऐसे लोगों की वतन वापसी की कोशिश तेज कर दी गई है। ज्यादातर लोग जो बांग्लादेश से यहाँ पर रिटर्न कर रही है, भारतीय है, भारतीय मूल के हैं, लेकिन वहाँ पर टूरिस्ट वीजा के को लेकर वहाँ पर गए थे, लेकिन आनन फानन में उन्हें लौटना पड़ा। ज्यादातर हिंदू परिवार है, भारत के कुछ नदिया में रहने वाले या फिर कोलकाता के रहने वाले, वो लौट रहे हैं। उनका कहना है कि वो लोग इस विषय को लेकर चिंतित है और जिस तरीके के हालात वहां पर है, पिछले कुछ लोग तो ये भी कहा कि 1 महीने तक वो वहां पर फंसे हुए थे। परिवारजन उनके वहां पर रहते हैं, तो उनके परिवार में उनके साथ मुलाकात करने वो गए थे, लेकिन मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए वो भयभीत होकर फिलहाल लौट रहे हैं। और दूसरी जो बात है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि फिलहाल भारत और बांग्लादेश के बीच जो डायरेक्ट जो बस सेवाएं है वो अभी तक बंद है। और इसके साथ साथ रोजाना सुबह के वक्त यहाँ पर हजारों के तादाद पर कतार जो है लग जाती है, लेकिन लोगों के आवाजाही ना के बराबर है। इस बीच बांग्लादेश और भारत के बीच हवाई सेवा की शुरुआत फिर से हो गई है, जिसके बाद आज सुबह एयर इंडिया के विमान से करीब 200 लोगों को भारत लाया गया। इनमें ज्यादातर ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग में गैर जरूरी सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य हैं। बताया गया कि सुरक्षा कारणों के चलते वहां से भारत के दूतावास के इन 190 कर्मचारियों को निकाला गया है। जिस तरह से पॉलिटिकल सिचुएशंस अनरेस्ट ढाका में है, उसको लेकर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं ढाका से वापस नजर आ रहे हैं आते हुए, और उनमें से कुछ लोगों से हम बात करेंगे। अब खुद से आए हैं या आपको फेलिसिटेट किया गया आपके आने का यहाँ पे? पूरा हाई कमीशन ने फेसिलिटेट किया। वी आर फ्रॉम इंडियन हाई कमीशन। वहाँ पे जिस तरह से चीजें बदली हैं कुछ दिनों में, इंडियंस वापस आ रहे, कुछ थोड़ा सा बताने की कोशिश करिए। मैडम, सब कुछ हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है। कोई डिफिकल्टी हुई, दिक्कत हुई आपको वहाँ पर? और जिस तरह से चीजें फेलिसिटेट इंडियन गवर्नमेंट ने करने की कोशिश की, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सब कुछ ऑल इज वेल, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एयर इंडिया के अलावा दूसरी एयरलाइंस कंपनियां भी ढाका के लिए फिर से फ्लाइट सर्विस शुरू करने की तैयारी में है। पेट्रोपोल बॉर्डर से ऋतिक मंडल और दिल्ली से शाजिया अब्बास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली आंगनबाड़ी की, जो कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मौजूद है। 4 दिन पहले राज्य की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने इस आंगनबाड़ी का उद्घाटन किया, जिसका मकसद एआई की मदद से पढ़ाई के साथ बच्चों की सेहत पर भी फोकस करना होगा। स्मार्ट क्लासरूम में खेल खेल में एआई से बच्चे पढ़ सकेंगे। उन्हें पढ़ाने वाले टीचर्स भी 100 और आंगनबाड़ी केंद्रों को एआई आधारित बनाने की योजना कर रहे हैं। डिजिटल बोर्ड में सिमटे किताबों का संसार कैसा है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इन तस्वीरों को देखने के बाद यकीन करना बेहद मुश्किल है कि ये एक आंगनवाड़ी केंद्र है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के इस आंगनवाड़ी केंद्र में ब्लैक बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड ने ले ली है।
टच स्क्रीन मोबाइल की तरह इस डिजिटल बोर्ड पर केवल हाथ की उंगलियां घुमानी होती है। पलक झपकते ही हिंदी स्वरमाला, हिंदी व्यंजन और अंग्रेजी में 1 से 100 तक गिनती, रंगों और मानव शरीर के अंगों के बारे में, चित्रों के बारे में जानकारी मिलने लगती है। बदलते दौर के साथ आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है, चाहे बात सुरक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो या शिक्षा की हो, हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। इसके साथ ही गाजियाबाद का मोती पहला ऐसा जिला बन गया है जहां पर AI का इस्तेमाल आंगनवाड़ी में होने लगा है। यहाँ पर आंगनवाड़ी में बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पढ़ाया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों में शिक्षा की अलख जगाने की कोशिश है। तीन से 6 साल आयु के बच्चों में भाषा के विकास, अंक और संख्या में फर्क करना बेहतर तरीके से सिखाया जा रहा है। पढ़ाई के इस नए तरीके से बच्चे न सिर्फ पढ़ने में रुचि ले रहे हैं, बल्कि दिन भर क्लास में सिखाई जाने वाली बातें भी उन्हें याद रह जाती हैं। AI बेस्ड डिजिटल क्लासरूम की वजह से क्लास में बच्चों की हाजिरी भी पहले से ज्यादा दर्ज की जा रही है। दूसरे अभिभावकों ने भी अपने बच्चों को इस आंगनवाड़ी केंद्र में दाखिला दिलवाना शुरू कर दिया है। बच्चों को बहुत पढ़ना भी आ गया और बहुत इंटरेस्टेड है बच्चे। आंगनवाड़ी में बच्चे सीखते तो थे पहले, अब थोड़ा और ज्यादा सीखने लग चुके हैं क्योंकि बच्चों को इंटरेस्ट आता है इसमें देखने से। इसे पिक्चर भी मिल रही है और म्यूजिक भी बज रहा है। इस आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बच्चे अब वहां जल्दी पहुंचने की जिद करते हैं। उन्हें घर जाने की भी जल्दी नहीं होती। उनका बस चले तो कुछ देर और डिजिटल बोर्ड के सामने बैठे रहे। बोला मेरे को स्कूल जाना है, जल्दी मेरे को तैयार कर दो, मेरे को स्कूल जाना है। वहाँ पे मुझे पढ़ेंगे, टीवी में पढ़ाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से इस डिजिटल बोर्ड को ऐप से भी जोड़ा गया, जिसकी वजह से शिक्षा विभाग आंगनवाड़ी केंद्र में होने वाली शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रख सकता है। जैसा कि आप अभी हमारे इस डैशबोर्ड के अंदर देख पा रहे हो, तो इसके अंदर जैसा आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले तो हम इस डैशबोर्ड के अंदर ये पता कर सकते हैं कि जो हमारी आंगनवाड़ी है वो पर डेली बेसिस पे ऑन हुई है या नहीं हुई है। जैसे हमें अगर इसमें हम वीकली भी चेक कर सकते हैं कि हमारा किस जगह किस टाइम हमारी आंगनवाड़ी ऑन हुई है, किस टाइम हमारी आंगनवाड़ी ऑफ हुई है। साथ के साथ हम इसमें ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारी जो आंगनवाड़ी का रन टाइम कितना है, कि हमारी आंगनवाड़ी में कितनी देर एक्टिविटीज़ कराई गई हैं। थर्ड, इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस डैशबोर्ड में हमें एक एक बच्चे की एक प्रोफाइल आपको मिलेगी, जो कि हमारा इम्पैक्ट पार्टनर असेसमेंट ऐप है। उस इम्पैक्ट पार्टनर असेसमेंट ऐप से जब भी बच्चे का असेसमेंट होगा, वो रिपोर्ट भी हमारी स्टूडेंट वाइज यहाँ पर बच्चों की बिल्कुल शो होगी। इसमें आप ये देख सकते हो कि जब बच्चों का हेल्थ और वेट किया जाता है तो उसमें पता चल रहा है कि ये बच्चा अभी हेल्थी है, मतलब ये अंडर वेट बच्चा नहीं चल रहा है। इस डैशबोर्ड में साथ के साथ आप हमारे इस ऑन ऑफ के साथ साथ हम स्पेसिफिकली सब्जेक्ट को भी मॉनिटर कर सकते हैं कि आंगनवाड़ी ने अपनी जब डेली की एक्टिविटी कराई तो कितनी देर किस सब्जेक्ट की एक्टिविटीज कराई। फिलहाल गाजियाबाद में इस तरह के 100 और आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। इन सभी आंगनवाड़ी केंद्रों की फंडिंग रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3102 की तरफ से हो रही है। ये क्लब एक जिला या एक शहर में इस तरह की आंगनवाड़ी के खर्च को उठाने की जिम्मेदारी लेता है, ताकि गांव या गरीब तबके से जुड़े बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती रहे। हमने AI आंगनवाड़ी प्रथम देश की AI आंगनवाड़ी का स्टार्ट किया है। हम लोगों ने एक एक आंगनवाड़ी में जाके उसकी समस्याएं देखी, उनके लर्निंग्स देखे। जब हमें उनके लर्निंग्स में गैप मिले तो हमने सोचा कि हम इसमें कुछ एक AI से स्टार्ट करके कि एक आंगनवाड़ी को AI आंगनवाड़ी बनाएं। आज हर क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। शिक्षा का क्षेत्र भी अब इससे अछूता नहीं है। पढ़ाई के इस इनोवेटिव तरीके ने क्लासरूम लर्निंग का पूरा तरीका ही बदल दिया है। गाजियाबाद से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।